नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आज क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 5 वैद्युत चालन में आज आपको मैं चर्चा करूंगा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि इससे पहली क्लास में मैंने ओम के नियम की चर्चा की थी, आज प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पर मैं चर्चा करूंगा। एक सर्किट बनाया मैंने क्या आप भी बना सकते हैं। मैंने उस सर्किट में क्या किया, उस सर्किट में मैंने अभी ये तार नहीं जोड़ा है, ये मान लीजिए नहीं जोड़ा है। मैंने दो बिंदु x और y लिए, उनके बीच बैटरी का नेगेटिव जोड़ा, पॉजिटिव को एमीटर से जोड़ा और एमीटर को कुंजी से जोड़ा और कुंजी को तार से जोड़ दिया। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इनके बीच एक चालक तार लगा दिया ये, और चालक तार लगाने पर परिपथ पूरा हुआ, धारा बहने लगी। मान लिया 1 एम्पीयर धारा बह गई। मैंने अब चालक तार की लंबाई बढ़ा दी, दूसरा तार लगा दिया, करंट चेंज हो जाएगा। मैंने तार हटा दिया, मोटा तार लगा दिया, तो देखेंगे आप लैब में करंट फिर चेंज हो जाएगा। तार बदल दिया, चांदी की जगह सोने का तार लगा दिया। सोने का तार लैब में होगा नहीं आपकी, पर लगा दिया, चलो, तो धारा और बदल गई। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जब किसी परिपथ में हम चालक तार को बदल देते हैं, उसकी लंबाई को बदल देते हैं, उसकी मोटाई को बदल देते हैं, उसके पदार्थ को बदल देते हैं, तो चालक में बहने वाली धारा में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। होगा ही परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि प्रतिरोध कांस्टेंट नहीं रहता है। मैंने ओम का नियम ने भी यही बताया था। ओम ने क्या बताया था, जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था कि यदि किसी चालक की सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं, तब चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। तब चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर में परिवर्तन कर दो, चालक का प्रतिरोध बदलने का नहीं है ना। धारा उसी हिसाब से सेट हो जाती है। यही तो कहा था। अब हमने भौतिक अवस्थाएं बदल दी, लंबाई बदल दी, मोटाई बदल दी, पदार्थ बदल दिया, तब तो बदलेगा ना प्रतिरोध। अब चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। उनमें से पहला कारक है लंबाई। चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, चालक का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। देखो R समानुपाती L है, मतलब चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया तो चालक तार का प्रतिरोध भी दुगुना हो जाएगा। लंबाई आधी, प्रतिरोध आधा। तार के परिच्छेद क्षेत्रफल पर उल्टा है। फॉर्मूला से बात करना सीखिए। उल्टा का मतलब क्या है, परिच्छेद क्षेत्रफल अगर कम करोगे तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, परिच्छेद क्षेत्रफल ज़्यादा करोगे तो प्रतिरोध कम होगा। तीसरा, चालक के पदार्थ पर। पदार्थ विशिष्ट होता है। तांबे का तार है तो तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, है ना। सोने का तार है तो सोने का अलग होगा। एल्यूमिनियम का तार है तो एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। चलो, चालक के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चालक का जो प्रतिरोध है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से होगा क्या, जब हम ताप बढ़ाते हैं चालक का, तो पता क्या होता है, चालक तार का जब हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित हो जाती है, और चालक का जो प्रतिरोध है वो प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम ताप बढ़ाते हैं, मतलब ताप बढ़ाने से क्या होगा, आप ही बताएं। आपको तो ये पता है ना कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, और चालक में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और आपने ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने से उनका वेग बढ़ेगा या घटेगा, आप ही बताएं। ऊष्मा ज़्यादा होगी तो हलचल ज़्यादा होगी या कम होगी, सोचें। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जब ताप का बढ़ता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वर्ग मध्य मूल चाल भी बढ़ेगी, उनकी स्पीड तो बढ़ेगी ना। और जब उनकी स्पीड बढ़ेगी तो वो जो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन धातु के धन आयन से टकराते हैं, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, ज़्यादा देर में टकराएंगे। निश्चित रूप से जब स्पीड बढ़ेगी तो ज़्यादा टक्कर होगी। दुर्घटनाओं का कारण ही स्पीड है सड़क पर। जब 120 की स्पीड चलाएंगे तो टकराए तो ज़्यादा जल्दी टकराएंगे ना। तो कहने का मतलब है चाल बढ़ती है, श्रांति काल कम होता है और मुक्त पथ की लंबाई भी कम होती है। समझ रहे ना बात। मैं आपको दोबारा समझा देते हैं। जब किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो ताप के बढ़ने पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल चाल तेज होगी, ज़्यादा होगी। चाल बढ़ने से, स्पीड बढ़ने से टक्कर जल्दी जल्दी होगी,
थोड़ी थोड़ी दूर चलकर होगी, इसका मतलब है श्रांति काल भी कम होगा और मुक्त पथ की लंबाई भी कम होगी। और आर समानुपाती होता है 1/2 के, श्रांति काल का उल्टा है। श्रांति काल कम होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मुक्त पथ की लंबाई कम होगी, लैम्डा की लंबाई कम होगी, तब भी प्रतिरोध बढ़ेगा। वर्ग माध्य मूल चाल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यानी इन तीनों फैक्टर से आप समझ में आया होगा कि जब हम किसी धातु का ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक, उसके लिए एक फॉर्मूला भी है, RT बराबर R0 1 + αT। इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हैं T का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। कुल मिलाकर मैंने नीचे नीचे साफ साफ लिख दिया कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता उल्टी होती है। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता प्रतिरोध की उल्टी होती है तो चालकता कम होती है। तो कुल मिलाकर अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करूं कि ताप के बढ़ाने से चालक तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा और चालकता कम हो जाएगी। अब 3 चीज़ें अभी आई थी कि प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर, परिचय क्षेत्रफल पर और प्रकृति पर। R बराबर ρL/A, ये रो एक नया शब्द आया, इस नियतांक को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे बोलते हैं। जब मैं परिभाषा बनाता हूं तो आपको मैंने कई बार बताई कि परिभाषा हम हमेशा फॉर्मूले से बनाते हैं। इस फॉर्मूले में अगर मैं L को 1 मान लूं 1 मीटर, A को 1 वर्ग मीटर मान लूं, तब रो बराबर R। यानी विशेष प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर होता है। कब? जब चालक की लंबाई 1 मीटर हो, चालक का परिचय क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। यानी कहने का मतलब ये है, यदि कोई चालक है, उस चालक की लंबाई 1 मीटर है, उस चालक का परिचय क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब उस चालक का जितना प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। मैंने बोला पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तार का नहीं। तांबे के तार का विशेष प्रतिरोध नहीं होगा, तांबे का होगा। ठीक, तो मैंने लिखा किसी पदार्थ का विशेष प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर परिचय क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक, इसके मात्रक की मैं बात करूंगा। अब रो बराबर RA/L होता है। रो का मात्रक होगा, R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया ओम मीटर, है ना। ऐसा ही सिस्टम में इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विद्युत चालकता मैंने पहले भी बताई थी, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। इसे कहीं कहीं कैपिटल G से डिनोट करते हैं, G = 1/R। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और ओम का उल्टा OHM का उल्टा MHO, इसका मात्रक होता है मोह। द इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता, देखिएगा, चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं और विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। आया ना, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिग्मा को इसे व्यक्त करते हैं, सिग्मा = 1/ρ। रो का मात्रक होता है ओम मीटर और सिग्मा का मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी कह सकते हैं, मोह मीटर इनवर्स। सीमेन भी इसे कहते हैं, सीमेन मीटर इनवर्स, इसका मात्रक सीमेन में भी होता है। एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, सभी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, कंपटीशन में तो लाजवाब क्वेश्चन है कि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, कभी कहेगा 3 गुनी, कभी 4 गुनी, उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बालकों, किसी तार को खींचने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? एक तांबे का तार था, उस तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी, तार क्या सोने का हो जाएगा? सभी लग गए होते तांबे का तार खींच खींच के सोने का बनाने पे। तांबे का खींचोगे तांबे का ही रहेगा ना, पतला हो जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध किसका होता है? पदार्थ का। विशिष्ट प्रतिरोध तार का होता ही नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध होता है पदार्थ का। और जब किसी तार को खींचकर 4 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 10 गुना कर दिया, तार तो उसी पदार्थ का रहा, विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थिक गुण है, वो केवल तब चेंज होगा जब पदार्थ चेंज होगा। खींचने पर, छोटा करने पर, काटने पर, ये भी आ सकता है एक तार को काटकर आधा कर दिया,
विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण है, चूंकि पदार्थ वही रहेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 अब न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन, तांबे के समान परिच्छेद के 2 तार। देखो इस बातों में फर्क समझना, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन में फर्क समझाने की कोशिश करूंगा। तांबे के समान परिच्छेद, समान परिच्छेद का मतलब है ए कांस्टेंट है। जो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनमें कांस्टेंट ढूंढने की आदत डालो कि क्या कांस्टेंट है परिच्छेद। 2 तारों की लंबाई में 4:5 का अनुपात है। लंबाई L1/L2, अगर एक तार की लंबाई L1 है, दूसरे तार की लंबाई L2 है, तो L1/L2 4/5 है। या ऐसे भी लिख सकते हैं L1 4L, L2 5L। परिच्छेद बराबर है A1 A2 दोनों बराबर। प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? फॉर्मूला बनता है R बराबर ρL/A। रो कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, R समानुपाती L। R1/R2 बराबर L1/L2। L1 की जगह 4L, L2 की जगह 5L, L से L कैंसिल हुआ और ये आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में यही लंबाई ली, इसमें भी यही लंबाई ली, पर एक सेंटेंस बदल दिया। उस सेंटेंस में मैंने एक जोड़ दिया, तांबे के समान द्रव्यमान। यानी अब की बार परिच्छेद क्षेत्रफल समान नहीं है। पहले क्वेश्चन में परिच्छेद क्षेत्रफल समान था, पर अब की बार के क्वेश्चन में परिच्छेद क्षेत्रफल कांस्टेंट नहीं है, द्रव्यमान समान है। फर्क बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा। समान द्रव्यमान के 2 तारों की लंबाई 4:5 है। ये L1/L2 4/5, परंतु द्रव्यमान समान है। जब द्रव्यमान समान है, पदार्थ वही है, तो उनके आयतन बराबर होंगे दोनों के। जितना पहले टुकड़े का आयतन होगा उतना ही दूसरे टुकड़े का आयतन होगा। और यहाँ फॉर्मूला लगेगा, आयतन होता है A/L। A1 L1 बराबर A2 L2, A2/A1 बराबर L1/L2। ये इसका आंसर यहाँ से निकलेगा। यानी कहने का मतलब ये होगा, जब किसी सवाल में, इस चैप्टर में अगर समान द्रव्यमान दे रखा है या तार को खींचा जाता है, अगला क्वेश्चन खींचे जाने का भी होगा, तो ये फॉर्मूला जरूर लगाओगे। R बराबर ρL/A। रो कांस्टेंट है, R समानुपाती L/A। R1/R2 बराबर L ऊपर है तो L1/L2, A नीचे है तो A2/A1, और A2/A1 का मान लगाया L1/L2। L1/L2 का मान 4/5 गुणा 4/5 16/5। पिछले क्वेश्चन में यहाँ समान द्रव्यमान की जगह समान क्षेत्रफल था तो A कांस्टेंट था, परंतु द्रव्यमान समान है, A समान नहीं है, A अलग होगा। इसका ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने दिया है और इसका दूसरा तरीका बताया है सवाल को करने का। जब समान द्रव्यमान आए या तार को खींचा जाए, समान द्रव्यमान आए या तार को खींचा जाए, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, R बराबर ρL/A। रो कांस्टेंट है, R समानुपाती L/A। N की वैल्यू निकाल लीजिए L2/L1 करके। A के चक्कर में अगर नहीं पढ़ना चाहते तो N, अगर A1 A2 है तो A1/A2 करके या L2/L1 करके L2/L1 का मान लगा दीजिए। R2 बराबर N² R1 लगा दीजिए और ये डायरेक्ट आ जाएगा। ये एक दूसरा तरीका है उसी सवाल को दोबारा करने का जो पहले मैंने किया था। समझ रहे हैं ना, अलग अलग नहीं है। या तो ये तरीका अपना लीजिए या पुराना तरीका अपना लीजिए। मैंने आपको 2 मेथड इसमें बताए हैं, देखिएगा। एक चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दिया जाता है। आ गया ना वो सवाल जो अभी मैंने बताया था, खींचकर। जब एक तार को खींचोगे तो तार तो चलो लंबाई तो बढ़ जाएगी, पर क्या तार पतला नहीं होगा? क्या तार का परिच्छेद क्षेत्रफल नहीं बदलेगा? इस क्वेश्चन में परिच्छेद क्षेत्रफल कांस्टेंट नहीं है, जबकि सब सोचते हैं कि लंबाई तो बदली है, ये थोड़ी बदल दिया। अरे भैया, जब तार को खींच रहे हो तो तार की लंबाई तो कम होगी, बढ़ेगी, और उसका क्षेत्रफल तो कम होगा ना। तो R बराबर ρL/A, R समानुपाती L/A, R1/R2 L1/L2 गुणा A2/A1। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन 2-3 बार समझा चुका हूँ। A1 L1 बराबर A2 L2 होता है। R1/R2 बराबर L1/L2। A2/A1 का मान लगा दिया। क्या लगा दिया A2/A1 का मान? L1/L2। L1 L2 का मान NL1, NL1 बोला भाग किया, ये आया। और इस प्रकार मैंने इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का यूज किया था, इसे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में चेंज कर दिया। चलो, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मेरे लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, ये आता भी बहुत ज़्यादा है।
एक तार को खींचकर उसकी लंबाई में 0.1% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि करने का मतलब ये होता है, अगर तार की लंबाई L है तो दूसरी लंबाई L2 जो हुआ L प्लस L का 0.1%। L का 0.1% का मतलब होता है L गुणा 0.1/100। 100 से 0.1 को भाग करेंगे तो 0.001 और ये हल करके आ गए 1.001 L। मैंने क्या बोला, खींचने का सवाल हो या द्रव्यमान समान का सवाल हो तो n बराबर L2/L1 डायरेक्ट लगा सकते हैं। मैंने L2 का मान लगाया, L1 का मान लगाया, L से L कट जाएगा, ये n की वैल्यू आ गई और जो फॉर्मूला प्रूफ किया था वो लगा दिया, R2 बराबर n²R1, n की वैल्यू लगाया R1। देखो इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ स्क्वायर करने का। जब 1.001 का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, ज़्यादा इसे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी सीधी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो, 2 ही कम 2, यह आ गया डायरेक्ट। अगर ये संख्या कम है, छोटी संख्याएं हैं तो उसके डबल कर दो, क्यूब होगा तो 3 गुना कर दो, R2 की वैल्यू आ गई। परंतु मुझे प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो प्रतिशत वृद्धि का भी फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पर। देखो R2 बराबर 1.002 R1, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला होगा दूसरा मान माइनस पहला मान बटे पहला मान गुणा 100। क्या बताया, दूसरा मान माइनस पहला मान बटे पहला मान गुणा 100, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और दिया, इसमें n गुने की जगह लंबाई दुगनी मैंने की है और नया प्रतिरोध भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका मैंने बताया था R समानुपाती L/A, L1/L2 गुणा A2/A1, A2/A1 की वैल्यू पुट की, देखो आंसर आया। एक इसी को दूसरा तरीका मैंने बताया है, उसका भी मैंने हल किया है, लंबाई दुगनी की यानी n बराबर L2/L1, ये शॉर्टकट है, L2 की जगह 2L/L2 आया, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिएगा अब दूसरे पड़ाव की ओर चलते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, 3-4 स्लाइड है। देखो धातु पर मैंने ताप का क्या प्रभाव हुआ वो बताया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बताए। धातु पर क्या प्रभाव हुआ था, ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ा था और चालकता कम हुई थी। अब मेरा क्वेश्चन है मिश्र धातु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मिश्र धातु वो धातुएं होती हैं जो 2-3 धातु को मिलाकर बनाई जाती हैं, मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, ये सब होती हैं और इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। जो प्रतिरोध ताप गुणांक था धातुओं के लिए ज़्यादा होता है और इनके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, नगण्य होती है। देख लो मैग्नीन के लिए 0.0001 है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो इनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है और इन मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक ताप के बढ़ने पर धातुओं की अपेक्षा इनका प्रतिरोध कम बढ़ता है। बढ़ता तो है भाई, धातु है ये भी, परंतु धातु के मुकाबले कम बढ़ता है। बात समझ रहे हैं ना, धातु का ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, मैंने भी कही। मिश्र धातु का बढ़ता है पर बहुत कम बढ़ता है क्योंकि इनके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होने की वजह से ही विभव मापी में, मीटर सेतु में, प्रतिरोध बॉक्स में इन तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। बहुत एक क्वेश्चन आ गया मोटा सा कि भाई मिश्र धातु का उपयोग प्रतिरोध बॉक्स में क्यों किया जाता है ना, मिश्र धातु का उपयोग मीटर सेतु में क्यों किया जाता है, मीटर सेतु के मिश्र धातु के तार का उपयोग विभव मापी में क्यों किया जाता है। अरे कहीं भी आए फिजिक्स में, अगर मिश्र धातु का उपयोग हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण यह भी जरूर होगा कि मिश्र धातु के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होगा, इसका मतलब ये है कि ताप चेंज होगा, ताप के बदलने पर प्रतिरोध ज़्यादा नहीं बदलेगा। हम स्थिरता तो चाहते हैं भाई, स्थिरता तो ही चाहते हैं आप, इस वजह से हम कब चाहेंगे कि हमारा उपकरण ऐसा हो कि टेम्परेचर चेंज हो जाए तो प्रतिरोध बदल जाए, हम तो नहीं चाहते। इस कारण इनके तार अच्छे होते हैं और जितने भी उच्च क्वालिटी के उपकरण हैं उनमें इन तारों का उपयोग किया जाता है। चलिएगा अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, अब बात उल्टी आ गई, पहले धातु बताया, मिश्र धातु बताया, अर्धचालक। अर्धचालक कौन होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अर्धचालक वो होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम और कुचालक से ज़्यादा होती है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। होगा क्या, होगा वही, जब अर्धचालक का ताप बढ़ेगा तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो विशेष प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता उल्टी घटेगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। ठीक, उल्टा होगा मतलब उसका, ये धातु का उल्टा है। और वैसे बताऊं, अर्धचालक के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, धातु के लिए अल्फा का मान ज़्यादा,
मिश्र धातु के लिए अल्फा का मान पॉजिटिव होता है पर कम होता है, और अर्धचालक के लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। इस कारण ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। मैंने लिखा भी है साफ साफ। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर घटता है और चालकता बढ़ती है, क्योंकि इसके लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। ठीक, अब आती है बात विद्युत अपघटक भी लगे हाथों निपटा देते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघटक की श्यानता घट जाती है। श्यानता घटने का मतलब जानते हैं? श्यानता घटने का मतलब ये है कि आयन आराम से इधर से उधर गति करने लगते हैं, विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है। यानी आज हमने 4 की बात की, धातु, मिश्र धातु, तो ये दो तो एक जैसे हैं। ताप के बढ़ने पर धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप के बढ़ने पर मिश्र धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, किंतु इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, विद्युत अपघटक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, और इस प्रकार आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।